Good evening, everyone. Welcome back to our channel Commerce Tutorials. I hope you all doing well. आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग चैप्टर में मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग को कवर करेंगे. बिफोर दैट आई होप कि जो लास्ट वीडियो इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन्स पे था वो टॉपिक आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगा, बिकॉज एज ऑफ नाउ कोई भी क्वेरी मुझे नहीं मिली है रिगार्डिंग दैट वीडियो. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग. बिफोर दैट हम लोग पहले इसको एक हाईलाइट करके सिंपल सा पहले रीडिंग डालेंगे कि ये है क्या. ठीक है, तो द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग in a significant manner and in terms of money transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof. ठीक है, ऐसे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा होगा, कुछ भी समझ में नहीं आया होगा. ठीक है, अब इसका हम लोग एक एक वर्ड पे पहले फोकस करेंगे और फिर एज अ होल समझेंगे इसको, इस डिफिनेशन को. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. कहा गया कि अकाउंटिंग एज आर्ट, सॉरी ये आर्ट. ठीक है, अकाउंटिंग आर्ट कैसे है. सबसे पहला क्वेश्चन ये उठा है कि अकाउंटिंग आर्ट कैसे है. तो उसके पहले हमें इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना चाहिए कि आर्ट कहते किसको हैं. तभी तो हम लोग कोरिलेट कर पाएंगे कि अगर आर्ट्स के फीचर अगर अकाउंटिंग से मैच कर रहे हैं तो हाँ ये आर्ट है. ठीक है, तो आर्ट, अकाउंटिंग को आर्ट प्रैक्टिकल सेंस में कहा जाता है. ठीक है, अकाउंटिंग को आर्ट, मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल सेंस में कहा जाता है. अब ये आर्ट क्या होता है. आर्ट रिक्वायर्स अ परफेक्ट नॉलेज, इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस टू डू अ वर्क. ठीक है, आर्ट ये कहता है कि आपके पास परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए किसी भी काम को, या किसी भी काम के बारे में, या किसी भी काम को इफ़िशिएंटली करने के लिए उस काम के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए. ठीक है, अब अकाउंटिंग आर्ट कैसे है. अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट बिकॉज इट ऑल्सो रिक्वायर्स नॉलेज, इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ सिस्टमेटिक मैनर. ठीक है, अब ये बड़ा भारी भारी टर्म्स मैंने यूज़ कर दिया, आप कंफ्यूज हो गए होंगे. एज अ फ्रेशर तो ये सब चीज़ें तो फैमिलियर है नहीं, तो इसको भी हम लोग एक एक करके धीरे धीरे समझते हैं. अकाउंटिंग आर्ट ऐसे है क्योंकि अकाउंटिंग भी परफेक्ट नॉलेज मांगता है, इंटरेस्ट मांगता है, एक्सपीरियंस मांगता है. किस चीज़ के बारे में. बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए सिस्टमेटिक मैनर में. ठीक है, अब ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है. तो फॉर द टाइम बीइंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स जहाँ पे ट्रांजेक्शन्स हम लोग रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है, अब अकाउंटिंग आर्ट है इसका एग्जाम्पल मैं दो सेंस में लूँगा, एक नॉर्मल सेंस और एक जनरल सेंस, सॉरी, और एक अकाउंटिंग के सेंस में. जनरल सेंस ये है कि हैंड राइटिंग ऑफ एवरीवन इज़ नॉट सेम. ठीक है, ठीक है, सबका हैंड राइटिंग एक तरीके का नहीं होता है. किसी का बहुत अच्छा होता है, किसी का मीडियम और किसी का बहुत ख़राब. ठीक है, बट इसका अकाउंटिंग सेंस में क्या एग्जाम्पल है. इसका अकाउंटिंग सेंस में एग्जाम्पल ये है कि एवरीबडी कैन नॉट बिकम अ गुड अकाउंटेंट. सब अच्छा अकाउंटेंट नहीं बन सकता. कोई कोई किसी का कुछ एरिया में प्रॉब्लम होता है, किसी का कोई एरिया में प्रॉब्लम होता है. मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर आपको अच्छा अकाउंटेंट बनना है तो आपको उस टॉपिक के बारे में एक परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए. अब ये अकाउंटेंट कौन होता है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करता है. ठीक है, अब कहा यह भी जाता है कि साइंस जो है, सॉरी, अकाउंटिंग जो है वो साइंस भी है. ठीक है, अब आर्ट्स तो हम लोगों ने समझ लिया कि आर्ट्स इसलिए है अकाउंटिंग बिकॉज इट रिक्वायर्स परफेक्ट नॉलेज, इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस टू डू अ वर्क इफ़िशिएंटली. तो अकाउंटिंग भी आर्ट इसलिए है क्योंकि अकाउंटिंग भी नॉलेज मांगता है, इंटरेस्ट मांगता है, एक्सपीरियंस मांगता है, मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. इसका एग्जांपल भी हमने देखा, हैंड राइटिंग ऑफ एवरीवन, सबका हैंड राइटिंग एक तरह नहीं होता है, और एवरीबडी कैन नॉट बिकम अ गुड अकाउंटेंट, सब कोई अच्छा अकाउंटेंट नहीं बन सकता, सब में कुछ ना कुछ इशू होता है. ठीक है, तो उस चीज़ को आर्ट के थ्रू हम लोग उस चीज़ को डेवलप कर सकते हैं. अब प्रॉब्लम यह है कि अकाउंटिंग साइंस कैसे है, सबसे बड़ा इशू ये उठता है. तो साइंस जो है वो थ्योरेटिकल सेंस में है, अकाउंटिंग साइंस जो है वो थ्योरेटिकल सेंस में है. अब
साइंस का डेफिनेशन हम लोग समझेंगे, साइंस के फीचर्स को समझेंगे। अगर साइंस का फीचर मैच करता है अकाउंटिंग से तो हाँ ये साइंस भी है, जैसे आर्ट्स है। साइंस क्या कहता है कि जहाँ भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है वो साइंस है, या फिर साइंस जो है सिस्टमेटिक नॉलेज पर्टिकुलर मैटर के बारे में एस्टेब्लिश करता है, या फिर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता है। अब ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो ये ज़्यादा सही होगा, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए ये एग्जांपल बहुत ज़रूरी है। अब सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। एग्जांपल ये कि मैंने पिछले वीडियो में भी टेलीविज़न का एग्जांपल लिया था, अभी भी हम लोग टेलीविज़न का ही एग्जांपल लेंगे। सपोज़ मैं टेलीविज़न मैन्युफैक्चरर हूँ और मैं टीवी बना के टीवी बेचता हूँ, ठीक है। मैंने टीवी का कॉस्ट जो है वो कम कर लिया अपना। सपोज़ अगर अभी प्रिवेलिंग कॉस्ट 10K था, 10,000 था, तो अभी 8,000 ही है, ठीक है। कॉस्ट कम करने की वजह से क्या हुआ, हमारा प्राइस जो था वो कम हो गया, ठीक है। अब इससे क्या होगा, कॉस्ट और प्राइस कम होने से क्या हुआ, हमारा जो डिमांड है, कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट के प्रति अट्रैक्ट हुए, कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट के प्रति अट्रैक्ट हुए, तो इससे क्या हुआ, हमारा डिमांड इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कॉज है, क्या इफेक्ट है, यहाँ पे हमारा कॉज जो है वो कॉस्टिंग है। क्या कॉस्टिंग हम लोग कम किए तो उससे उसका इफेक्ट क्या हुआ, कंज्यूमर अट्रैक्शन और हम डिमांड इंक्रीज हो गया। तो हमारा कॉस्ट क्या है, कॉज है, और कंज्यूमर अट्रैक्शन क्या है, इफेक्ट है, ठीक है। तो ये हुआ ना साइंस, क्योंकि यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखा गया, तो इसलिए ये साइंस है। अब हम लोग समझेंगे आगे। आर्ट्स तो हो गया, एज एन आर्ट्स समझ लिए, उसमें मैंने एज अ साइंस भी आपको बता दिया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये आर्ट हो गया। अब ये रिकॉर्डिंग किसे कहते हैं, क्लासीफाइंग किसे कहते हैं, समराइजिंग किसे कहते हैं, फिर इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजेक्शन्स और इवेंट, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इट इन माय लास्ट वीडियो, और इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, ये चीज़ मुझे आपको बताना है। एज आई हैव प्रॉमिस्ड कि एक एक टर्म पे हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन में। अब रिकॉर्डिंग मीन्स ट्रांजेक्शन्स जो भी फाइनेंशियल इन नेचर के होते हैं उन्हें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, लिखते हैं, ठीक है। जर्नल में उसका एंट्री होता है जिसे हम लोग रिकॉर्डिंग कहते हैं। फॉर द टाइम बिंग हम बस इतना समझ लें कि जो भी ट्रांजेक्शन्स फाइनेंशियल नेचर का होता है उसे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो उसे हम लोग रिकॉर्डिंग कह दिए। अब ये क्लासीफाइंग क्या है, क्लासीफाइंग मतलब जो भी सेम नेचर का ट्रांजेक्शन होता है उसे हम लोग एक जगह रखते हैं। एग्जाम्पल, मिस्टर राम से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है हम लोग एक जगह रखते हैं। इसका बेनिफिट क्या है, मिस्टर राम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल होता है। अब सपोज़ मिस्टर राम आपकी दुकान पे आए, मिस्टर राम बोलें कि मिस्टर राम से आप सामान भी खरीदते हैं, मिस्टर राम को आप सामान भी बेचते हैं, तो अब मिस्टर राम से आप पैसा पाते हैं या मिस्टर राम को आप पैसा देंगे, ये कैसे पता चलेगा। ये आप मिस्टर राम का लेज़र खोलेंगे, लेज़र के थ्रू, क्लासीफाइंग को ही लेज़र बोला जाता है, इसलिए मैं बोला कि मिस्टर राम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक जगह होने से इन्फॉर्मेशन रेडली अवेलेबल होता है। तो मिस्टर वहाँ पे आप लेज़र, मिस्टर राम के लेज़र में जाएंगे और क्या आप वेदर आप पैसा देते हैं या फिर वो आपको देगा, ये पता चल जाएगा। अब फिर आता है समराइजिंग। समराइजिंग मीन्स क्या होता है, आफ्टर क्लासीफाइंग जो भी बैलेंस ऑफ अकाउंट्स या ट्रांजेक्शन बच जाता है, जैसे मिस्टर राम का बैलेंस होगा, उस तरह बहुत सारा वेरियस अकाउंट्स का बैलेंसेज होगा, ट्रांजेक्शन्स का बैलेंसेज होगा, उसको हम लोग समराइज करते हैं ट्रायल बैलेंस, पीएल, ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट में। अब इवेंट्स और ट्रांजेक्शन्स मैंने बता दिया है। इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ क्या होता है, अब ये सब कुछ जब हो जाता है तो उसके बाद हम जितना भी ट्रांजेक्शन्स हुआ उसको हम लोग एनालाइज करते हैं
और एनालाइज करके पोजीशन ऑफ बिजनेस समझते हैं कि हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है कि नहीं, बिजनेस पॉजिटिव ट्रेंड में जा रहा है या नेगेटिव ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है, और ये फ्यूचर में कहाँ स्टैंड होते हुए दिखाई दे रहा है, और उस रिजल्ट को हम लोग कम्युनिकेट करते हैं फिनेंशियल इंफॉर्मेशन के यूज़र से। अब ये फिनेंशियल इंफॉर्मेशन के यूज़र दो तरीके के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़र। ये हम लोग अभी थोड़ी देर बाद इस टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। अब ये नीचे एक पिक्चर में आपको समझाया गया है अकाउंटिंग प्रोसेस, ठीक है। सबसे पहले इकोनॉमिक इवेंट मीन्स ट्रांजेक्शन्स टेक प्लेस होता है, उसके बाद वो अकाउंटिंग प्रोसेस से गुजरता है, मीन्स उसका रिकॉर्डिंग होता है, फिर वो क्लासीफाई होता है, फिर उसको समराइज़ किया जाता है, उसके बाद उसको एनालाइज किया जाता है, उसके बाद इंटरप्रेट करके कम्युनिकेट किया जाता है, ठीक है, किससे, डिसीजन मेकर से, ठीक है। और डिसीजन मेकर क्या करते हैं, डिसीजन मेकर अपना डिसीजंस डिसाइड करते हैं कि वेदर जो मेरा प्रेजेंट है या फिर जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर है वो सोचते हैं कि ये डिसीज़न इसमें इन्वेस्ट करना है कंपनी में और नहीं कि नहीं करना है। बहुत सारे यूज़र्स होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, मैं एक एक पे बात करूँगा। जैसे इंटरनल यूज़र्स हो गए आपके कंपनी के डायरेक्टर, एम्प्लॉयज़, एक्सटर्नल यूज़र्स हो गई गवर्नमेंट, रॉ मटेरियल सप्लायर। तो ये लोग जो है क्या डिसीज़न लेता है आपके कंपनी के पोजीशंस को देखते हुए, और इनका क्या क्या इंटरेस्ट हो सकता है आपके कंपनी में वाइल व्यूइंग द फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, वो हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो ये पूरा जो चार्ट है इसके थ्रू समझाया गया है अकाउंटिंग प्रोसेस, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ट्रांजैक्शन होगा वो अकाउंटिंग प्रोसेस में जाएगा, उससे एक रिजल्ट आएगा, रिजल्ट को कम्युनिकेट करेंगे डिसीजन मेकर से, डिसीजन मेकर अपना डिसीजन लेगा, वापस से ये साइकिल चलते रहता है, ठीक है। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया। मैं एक क्विक रिवीजन करा दे रहा हूँ। इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, ठीक है। आर्ट कैसे है मैंने समझाया, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ परफेक्ट नॉलेज, इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस टू वर्क इफिशिएंटली, ठीक है। उसी तरह अकाउंटिंग भी बुक कीपिंग को सिस्टमेटिक मैनर में मेंटेन करने के लिए नॉलेज मांगता है, इंटरेस्ट मांगता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मांगता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल मैंने बताया था कि हैंड राइटिंग ऑफ एवरीवन इज़ नॉट सेम, और अकाउंटिंग टर्म में इसका क्या एग्जांपल था, एवरीबडी कैन नॉट बिकम अ गुड अकाउंटेंट। अब साइंस कैसे है, जहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है वहाँ पे वो साइंस है। अब इसका एग्जांपल, टीवी का कॉस्ट मैंने कम किया जिससे मेरा प्राइस कम हुआ, उससे कंज्यूमर अट्रैक्ट हुआ, तो इसका कॉज क्या है, कॉस्ट है, इफेक्ट क्या है, कंज्यूमर अट्रैक्शन है, डिमांड इंक्रीज हुआ जिससे हमारे कंज्यूमर भी अट्रैक्ट हुए, प्राइस गिरा, डिमांड ज़्यादा बढ़ा और कंज्यूमर अट्रैक्ट हुए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे, ये हो गया था, हाँ। अब हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन सॉरी। ये क्या होता है, आइडेंटिफिकेशंस मीन्स हम लोग ये डिटरमाइन करते हैं कि व्हाट ट्रांजेक्शन्स टू रिकॉर्ड, कौन सा ट्रांजेक्शन्स को हमें लिखना है, ठीक है, डिटरमाइनिंग व्हाट ट्रांजेक्शन्स टू रिकॉर्ड, ठीक है। अब उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे जिन्हें हम फाइनेंशियल कैरेक्टर में रिप्रेजेंट कर सकें या कंसीडर कर सकें, या फिर जो मॉनेटरी टर्म में कन्वर्टिबल हो, जिसका मॉनेटरी वैल्यू मेजरेबल हो और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो। अब एक बात बताइए, मिस्टर राम एंड कंपनी का जो भी ट्रांजेक्शन्स है वो मिस्टर राम एंड कंपनी अपने से रिलेटेड ही ट्रांजेक्शन लिखेगा ना। अब वो मिस्टर श्याम के कंपनी में क्या हो रहा है उससे मिस्टर राम को कोई लेना देना तो है नहीं ना, जब तक मिस्टर राम का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मिस्टर राम सिर्फ अपने से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेगा और वही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेगा जिसको हम लोग पैसे के टर्म में मेज़र कर सके, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, अब इसका एग्जाम्पल ये है कि जैसे मैंने कोई पॉलिसी चेंज की, अपना बिजनेस का पॉलिसी क्या है, मेरा ये पॉलिसी था पहले कि हम कैश और क्रेडिट, उधार और कैश दोनों में डील करता था। मैं उधार भी बेचता था और कैश में भी सामान बेचता था, बट मैंने क्या किया अब कि उधार में लेन देन मैंने बंद कर दिया, सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स। तो इस चीज़ को रिकॉर्ड करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये पॉलिसी में चेंज हुआ है, इसको आप मॉनेटरी टर्म में नहीं मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह कोई आप
एम्प्लॉय को अपॉइंट किए हैं, डायरेक्टर का अपॉइंट किए हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप इसको मॉनिटरी टर्म में मेज़र नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन जब आप कोई सेल करते हैं, परचेज करते हैं, तो ये रिकॉर्डिंग ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आप उसको मॉनिटरी टर्म में मेज़र कर पाएंगे। अब आता है मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट मीन्स इट्स क्वांटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। क्वांटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन मीन्स क्वांटिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि उसको मॉनेटरी यूनिट दैट इज़ रुपीज़, पैसे में हम लोग मेज़र कर पाए, ठीक है। अगर वो मॉनेटरी टर्म में इफ़ एनी इवेंट और ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी क्वांटिफाइड इन मॉनेटरी टर्म, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड फॉर रिकॉर्डिंग इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। अगर वो मॉनेटरी टर्म में मेजर हो ही नहीं पाएगा तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? हम पहले भी बता चुके हैं आपको इवेंट एंड ट्रांजेक्शन वाली वीडियो में, ठीक है। अब जैसे वही अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू डायरेक्टर, न्यू एम्प्लॉय का कोई अपॉइंटमेंट हुआ तो वो सब चीज़ नहीं होगा, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग, अब जैसे हम आइडेंटिफाई कर लिए कि हाँ ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होने लायक है, मेज़र भी कर लिए उसको मॉनेटरी टर्म में, तो अब हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर देंगे। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली चीज़ है कि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, सॉरी, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। तो एक मिनट, जस्ट गिव मी अ टाइम। So extremely sorry. एक्सट्रीमली सॉरी। अब ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मींस डेट वाइज, ठीक है। किसी भी ट्रांजेक्शन्स को हम लोग डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मींस डेट वाइज, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है? कम्युनिकेशन, वंस ट्रांजेक्शन्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए कि हाँ वो रिकॉर्ड होगा, मेज़र कर लिए, ठीक है, और रिकॉर्ड भी कर लिए, तो उससे जो भी प्रोमिनेंट इंफॉर्मेशन अराइज होता है उसको हम लोग कम्युनिकेट करना पड़ता है। किससे किससे? उसे हम लोग कम्युनिकेट करना पड़ेगा इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र्स से, ठीक है। अब ये एक्सटर्नल इंटरनल यूज़र्स मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन किसको कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन मीन्स बिजनेस इंटरप्राइज। जो भी बिजनेस करता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ, ठीक है, वेदर प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि सब लोग पैसे कमाने के लिए ही बिजनेस करें, मुनाफा कमाने के लिए ही बिजनेस करें। अब जैसे सपोज कोई चैरिटेबल ट्रस्ट हुआ, वो तो पैसे कमाने के लिए नहीं बिजनेस करता है, प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी वो सब नहीं होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू बिजनेस इंटरप्राइज वेदर फॉर प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है। अब आया आप हम लोग का टॉपिक कि वो इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस कौन कौन है, ठीक है। इनका टू कैटेगरी डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र, ठीक है। इंटरनल यूज़र्स में हमारे फाइनेंशियल ऑफिसर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव आएंगे, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, बिजनेस यूनिट मैनेजर, प्लांट मैनेजर, स्टोर मैनेजर, ठीक है, सुपरवाइज़र, ठीक है। ये सारे कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, ये सारे आएंगे, ठीक है। जितने भी कंपनी के इंटरनल विंग्स के पर्सन्स होते हैं वो इंटरनल में आएंगे। एक्सटर्नल्स में क्या आएंगे? एक्सटर्नल में आएंगे प्रेजेंट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर। प्रेजेंट एंड मतलब जो करेंटली इन्वेस्ट किया है कंपनी में या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर जो इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहा है, फ्यूचर इन्वेस्टर, ठीक है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर जिसे आप उधार लिए हैं बैंक से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। रॉ मटेरियल जिसे उधार लिए वो भी एक आपका क्रेडिटर हुआ, ठीक है। टैक्स अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जो कंपनीज़ के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिफाइन करता है और कंपनीज़ के वर्किंग पे ध्यान देता है, ठीक है। और फिर स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो ये सब चीज़ स्टॉक एक्सचेंज, आरओसी वगैरह के बारे में आपको लेबर यूनियन डिटेल में पढ़ने को मिलेगा आगे, ठीक है। तो दो तरीके का यूज़र्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में इंटरनल विंग्स ऑफ द कंपनी के जो भी पर्सन होते हैं वो इंटरनल में आ गए, और एक्सटर्नल में गवर्नमेंट मेजर जो है वो गवर्नमेंट हुआ, आपका इन्वेस्टर्स हुए, ठीक है,
फिर रॉ मटेरियल प्रोवाइडर क्रेडिटर्स हुए, वेदर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, ये सारा चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, अब मैंने जैसे बोला इंटरनल और एक्सटर्नल, तो अब हम लोग देखेंगे कि एक्सटर्नल लोगों को क्या इंटरेस्ट है, ठीक है। जो भी मालिक होते हैं, जो या इन्वेस्टर होते हैं, वो ये देखते हैं फिनेंशियल इंफॉर्मेशन से कि हमारा जो रिटर्न है, जो मैंने पैसा लगाया है, उसका रिटर्न का क्या थीम लग रहा है कंपनी के पोजीशन से। मींस कि कंपनी जो है कैसा काम कर रही है, प्रॉफिट कमा के दे रही है कि नहीं। क्यों, इससे क्या मतलब है ओनर्स को मतलब इसलिए है कि जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उस पर उन्हें सेटिस्फैक्ट्री रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, वो जो मेरा पैसा है वो डूब तो नहीं जाएगा, वो पैसा वो रीपे करने के कैपेसिटी में है कि नहीं है, ठीक है। अब डायरेक्टर और मैनेजर, ठीक है, वो क्यों इंटरेस्टेड है, वो कंपनी का परफॉर्मेंस इवेलुएट करने के लिए कि कंपनी का क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, और उन पे वो काम करती है, ठीक है। अब एक क्रेडिटर्स मीन्स उधार जो देते हैं, वो ये देखते हैं कि आप उनका जो पैसा है वो दे पाएंगे कि नहीं, आपका लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, ठीक है। आप जब ड्यू होता है किसी का लोन या किसी का पेमेंट, तो आप ड्यू टाइमली पेमेंट करते हैं नहीं, ड्यू डे पे पेमेंट करते हैं कि नहीं, ड्यू डेट पे पेमेंट करते हैं कि नहीं, ठीक है। अब प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर क्या सोचेगा, मतलब फ्यूचर जो इन्वेस्टर है वो क्या सोचेगा कि आप में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, ठीक है। गवर्नमेंट और अदर रेगुलेटरी एजेंसीज क्यों इंटरेस्टेड है, गवर्नमेंट टैक्स के लिए इंटरेस्टेड है कि आप कितना कमा रहे हैं, कितना रिटर्न पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, कितना जो भी प्रॉफिट कमाए उस पर क्या टैक्स दे रहे हैं, सिंपल, ठीक है। और जो भी लाइक अदर टैक्स है, जीएसटी, ये कितना दे रहे हैं। अब तो ये वैट जो भी आपके बुक्स में दिया हुआ है, वैट वगैरह, ये अब नहीं रहा, अब जीएसटी आ गया है, वन नेशन वन टैक्स, ठीक है। तो ये सब आप टाइमली पेमेंट कर रहे हैं कि नहीं टैक्स का, ठीक है। और अदर रेगुलेटर एजेंसीज जो हैं वो ये देखेंगी कि जैसे सेवी है, आप जो भी आप में पैसा लगाया, सेवी क्या करती है कि जो भी पैसा आप में इन्वेस्टर लगाए हैं उनके पैसे पे ध्यान रखती है कि आप उसका कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, आप वो पैसा टाइम से दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट और अदर रेगुलेटरी एजेंसीज इंटरेस्टेड रहते हैं, ठीक है। ये भी हो गया। ऊपर से देख लेते हैं एक बार। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग डन, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट डन, इवेंट डन, आइडेंटिफिकेशन डन, कम्युनिकेशन डन, हाँ इंटरेस्टेड यूजर्स डन, ठीक है। अब देखिए, अब लास्ट टॉपिक जो है आज का वो ये है अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। अकाउंटिंग को हम लोग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये कैसे यूज़फुल है और ये अकाउंटिंग जो है क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है। सबसे पहले अकाउंटिंग जो है हमें इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन, ठीक है। मतलब वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट, ये भी इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। उसके बाद जो यूज़र्स रिलाई करते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, जो कि प्रिंसिपल्स सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, उन लोग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक मिनट, हाँ, वॉट एवर द कैश फ्लो क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन तो ये आता है जो भी कैश साल भर में कंपनी के पास कितना कैश पेमेंट आया, इनफ्लोज हुआ, कितना कैश आया, वेदर बाई मेकिंग पेमेंट और बाई मेकिंग सेल्स ऑफ गुड्स और वट एवर सेल ऑफ सर्विसेज, ठीक है। और क्या कैश गया, कैश जाएगा कैसे, पेमेंट करने से, फिर आप कोई एक्सपेंडिचर इनकर करने से, उन सब चीज़ों के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और कोई भी जजमेंट बनाने के लिए, मैनेजरियल जजमेंट क्या होता है कि हाँ हमें मैनेजमेंट कहाँ पे वीक पड़ रही है, क्या स्ट्रेंथ मैनेजमेंट का है, क्या वीकनेस है, इन सब चीज़ के बारे में अकाउंटिंग हमारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। हाँ,
अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमें फ्यूचर प्रिडिक्शंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्टिमेट्स बनाने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एस्टिमेट्स कैसे बनते हैं, ये सब चीज़ हम जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे उसमें हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। और बहुत सारा ऐसा इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराता है जो कि अकाउंटिंग को रिस्पॉन्सिबल बनाता है टुवर्ड्स, कंपनी को रिस्पॉन्सिबल बनाता है टुवर्ड्स सोसाइटी, ठीक है। अब हम लोग इतना तो पढ़ चुके हैं सो डैट हम लोग टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 को कवर करें, ठीक है। तो आज हम लोग ये छोटा सा फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इंफॉर्मेशन इन फिनेंशियल रिपोर्ट इज़ बेस्ड ऑन, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल रिपोर्ट या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में जो होता है वो किस पे बेस्ड होता है, तो ऑब्वियसली सोर्स क्या है, सोर्स ट्रांजैक्शंस है, तो ट्रांजैक्शंस पे होगा, ठीक है। क्योंकि ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड, मैंने आपको बताया था ना, साइकिल बताया था ना, अकाउंटिंग साइकिल। सबसे पहले ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस लेता है, फिर उसका अकाउंटिंग प्रोसेस के थ्रू वो जाता है जिसमें जर्नल होता है, लेजर होता है, ट्रायल बैलेंस, इसको हम लोग रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग ऐसे करके समझे थे। उसके बाद उससे एक रिज़ल्ट आता है जिसको हम लोग इंटरप्रेट करते हैं, फिर उसको हम कम्युनिकेट करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र से, मतलब डिसीजन मेकर से। तो इन्फॉर्मेशन इन फिनेंशियल रिपोर्ट इज़ बेस्ड ऑन, ठीक है, बेस्ड ऑन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। यहाँ पे होगा इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स, एक यहाँ पे होगा इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इंटरनल यूजर्स आर ऑफ द एंटिटी, ठीक है। 2 एग्जाम्पल बताना है इंटरनल यूजर्स के, एक एम्प्लॉय और एक मैनेजमेंट, या फिर सिंगल एग्जाम्पल से भी काम चलेगा, एम्प्लॉय और मैनेजमेंट, जो भी आपको पसंद हो आप लिख लीजिएगा। थर्ड है अ ब्लैंक्स would most likely use an entity's financials report to determine whether or not the business entity is eligible for a loan, ठीक है। कौन ऐसा पर्सन होता है या एंटिटी होता है जो डिटरमाइन करता है कि बिजनेस जो है वो लोन के लिए एलिजिबल है कि नहीं। तो ऑब्वियसली क्रेडिटर्स हमें लोन देते हैं, वही डिटरमाइन करते हैं ना फाइनेंशियल रिपोर्ट में। फाइनेंशियल रिपोर्ट उनके लिए ही इंपॉर्टेंट होता है। फाइनेंशियल रिपोर्ट वो इसलिए क्यों देखते हैं कि बिजनेस को लोन देना है कि नहीं, मेरा पैसा जो फंसा है वो मिलेगा कि नहीं, ये लोग टाइमली पेमेंट करते हैं कि नहीं किसी भी लोन का जब ड्यू डेट आता है तो, ठीक है। द इंटरनेट has assisted in decreasing the blanks in issuing financial report to its users, ठीक है। तो कह रहा है कि द इंटरनेट हैज़ असिस्टेड इन डिक्रीजिंग द ब्लैंक्स इन इशूइंग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स टू द यूज़र, ठीक है। इंटरनेट जो है किसका असिस्ट करता है, डिक्रीजिंग द इशूइंग द फाइनेंशियल रिपोर्ट, तो इसका एग्जांपल होगा टाइम गैप। टाइम गैप को कम करता है इंटरनेट फाइनेंशियल रिपोर्ट को इशू करने के लिए इसके यूजर्स को। ब्लैंक्स यूजर्स आर ग्रुप आउटसाइड द बिजनेस एंटिटी हु यूजेस द इंफॉर्मेशन टू मेक डिसीजन अबाउट द बिजनेस एंटिटी। इट सेल्फ एक्सप्लेनेबल है ये कि एक्सटर्नल यूजर्स जो हैं वो ग्रुप है आउटसाइड द बिजनेस एंटिटी जो कि इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं टू मेक द डिसीजन, ठीक है। अब नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन इज सेड टू बी रेलेवेंट इफ इट इज़, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन पे आप कब भरोसा करते हैं, जब वो फ्री फ्रॉम बायस्ड होता है, तो इसका आंसर होगा फ्री फ्रॉम बायस्ड, ठीक है। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट्स विथ्स एंड एंड विथ्स, ठीक है। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट कब होता है, आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन, और एंड कब होता है, कम्युनिकेटिंग द इन्फॉर्मेशन। ये तो अकाउंटिंग साइकिल में ही हम लोगों ने सीखा है। फिर अकाउंटिंग मेजर्स द बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन टर्म्स ऑफ, ऑब्वियसली मॉनेटरी यूनिट में होगा तभी हम उसको मेजर करेंगे। लास्ट वन इज आइडेंटिफाइड एंड मेजर इकोनॉमिक इवेंट शुड बी रिकॉर्डिंग इन, ओहो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी भी जो ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई हो गया, जो ट्रांजेक्शन मेजर हो गया, उसको हम लोग किस ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। मैंने हाईलाइट किया था इस टर्म को, विच इज़ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मींस डेट वाइज ऑर्डर, ठीक है। डेट वाइज हम लोग किसी भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं हम लोग, क्योंकि आज बहुत बल्कि हो गया है क्लास आज का, काफ़ी कुछ हम लोगों ने सीखा,
ठीक है, पहले अकाउंटिंग का डिफिनेशन देखा एक एक करके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो चीज़ हम कवर करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, पहला टॉपिक ये होगा। फिर ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, और लास्ट वन रोल। उसके बाद हम लोग ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 4 को करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग पे बात करेंगे कि एसेट, लायबिलिटी, ठीक है, ये सब क्या होता है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। ठीक है, और कोई भी क्वेरी रहने से या कहीं पे भी आपको लगे कि कोई टॉपिक पे डाउट अराइज हो रहा है या किसी टॉपिक को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके नहीं समझाया गया है, तो यू ऑल आर वेलकम टू राइट योर कमेंट्स। ठीक है, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।